हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकेंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं शास्त्रीय विचारधारा के बारे में। ठीक है, अब शास्त्रीय विचारधारा क्या है? तो जैसे मैंने आपको वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ाया था, ठीक वैसे ही शास्त्रीय विचारधारा, यांत्रिक विचारधारा या फिर प्रतिष्ठित विचारधारा या अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इस विचारधारा के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसमें विचारक कौन कौन से हैं या इसके विद्वान कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझिए आप कि शास्त्रीय विचारधाराएं क्या हैं। ठीक है, तो शास्त्रीय विचारधाराओं का अर्थ यहाँ पर होता है कि शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत प्रशासनिक संगठन में सार्वभौमिक सिद्धांतों की रचना पर बल दिया जाता है। तो इस सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है? तो ऐसे सिद्धांत जो हर जगह व्याप्त होते हैं या हर जगह मान्य होते हैं, ऐसे सिद्धांतों को सार्वभौमिक सिद्धांत कहा जाता है। तो ये वे विचारधाराएं होती हैं जो सभी जगह मान्य होती हैं या किसी भी देश में, प्रशासन में या प्रबंध में एक समान रूप से मान्य होती है। ऐसी विचारधाराओं को हम शास्त्रीय विचारधारा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर संगठन के व्यवस्थित अध्ययन का ये प्रारंभ मानी जाती है। ठीक है, इसमें प्राथमिक तौर पर औपचारिक संगठनात्मक संरचना से संबंधित विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद में ये जो शास्त्रीय विचारधाराएं होती है, इसके अन्य नाम और कौन कौन से होते हैं? तो इसके अन्य नामों में देखिए, तो अन्य नाम में आता है यहाँ पर पुरातनवादी विचारधारा, मतलब पुरानी विचारधारा। फिर इसके बाद में प्रतिष्ठित विचारधारा, फिर यांत्रिक विचारधारा, औपचारिक विचारधारा, परंपरागत सिद्धांत, प्रबंधन प्रक्रिया स्कूल सिद्धांत, फिर संरचनात्मक विचारधारा सिद्धांत, फिर इसके बाद में परंपरावादी विचारधारा सिद्धांत। ये इतने नामों से इसको जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे कैसा भी पूछ सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको ये शास्त्रीय विचारधारा ही नाम लिख कर दे, इसके स्थान पर ये इनमें से कोई सा भी एक नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय विचारधारा क्या है। तो ये आपको ऊपर जो हमने आपको अर्थ बताया है, यह आपको लिखना होगा। ठीक है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय विचारधारा को और अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको ये सारे नाम बताने होंगे। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद में एक विद्वान है जिसमें एक तो है साइमन और दूसरा है मार्च। तो साइमन और मार्च ने इस शास्त्रीय विचारधारा को प्रशासनिक प्रबंध की विचारधारा कहा है। तो यह भी आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि साइमन और मार्च ने शास्त्रीय विचारधारा को क्या कहा है। तो इन्होंने प्रशासनिक प्रबंध की विचारधारा कहा है, ये आपको याद रखना होगा। इसके बाद फिर किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की स्थापना कुछ बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर ही की जानी चाहिए। इसके बाद फिर अगला देखिए, इसमें इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो जिस शास्त्रीय विचारधारा की बात हम कर रहे हैं, तो इसका एक आदर्श वाक्य होता है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? तो देखिए, इसमें इसका आदर्श वाक्य होता है कि प्रभावकारी संगठनात्मक समन्वय सुनिश्चित करने की उचित पद्धति तथा संगठनात्मक कार्य विभाजन के औचित्यपूर्ण आधार को खोजना, ये इसका आदर्श वाक्य होता है। फिर इसके बाद में ये जो शास्त्रीय विचार है, तो शास्त्रीय विचार मूलतः औपचारिक संगठन की संरचना से संबंधित विचारकों को केंद्र में रखते हुए प्रबंध की दक्षता को सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके बाद फिर शास्त्रीय विचारधारा के प्रतिपादक कौन है, मतलब इस विचारधारा के विद्वान कौन कौन से हैं, इस विचारधारा से जुड़े हुए विद्वान कौन कौन हैं, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना होगा। तो इस विचारधारा से जुड़े हुए कुछ विद्वानों के नाम मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो पहला नाम आता है इसमें हेनरी फेयोल। ठीक है, हेनरी फेयोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे कई बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। इसके बाद फिर अगला जाता है लूथर गुलिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर लिंडल उर्विक, फिर इसके बाद में J.D. मूने, फिर इसके बाद AC रेले, फिर मेरी पार्कर फोलाइट और इसके बाद में R. सेल्टन। ये ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इस शास्त्रीय विचारधारा में अपना योगदान दिया है। ठीक है फ्रेंड, इसमें प्रमुख योगदान हेनरी फेयोल का है, इसलिए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें हेनरी फेयोल को। अब इसके बाद देखिए 1939 में 1939 में गुलिक व उर्विक के पेपर्स ऑन
द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन के साथ ही यह सिद्धांत चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था, यह अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा था। मतलब कि जब इन्होंने दोनों विद्वानों ने, ठीक है, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक, इन दोनों ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब इसका प्रकाशन हुआ तो इसके प्रकाशन के बाद से ही यह विचारधारा अधिक प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें शास्त्रीय विचारधारा के तत्व, तो शास्त्रीय विचारधारा के तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए इनके शास्त्रीय विचारधारा के तत्वों को कुछ रूपों में प्रस्तुत किया गया है। तो पहला इसमें है तत्व इसका कि प्रबंधकीय अनुभवों का अध्ययन होता है। ये पहला तत्व इसका। प्रबंधन क्या होता है? तो प्रबंधकीय अनुभवों का ही अध्ययन होता है। फिर इसके बाद दूसरा है कि नवीन सिद्धांतों का प्रतिपादन प्रबंधकीय अनुभवों के आधार पर किया जाता है। इसके बाद फिर अगला है कि प्रबंधकीय सिद्धांत प्रबंधकों की शिक्षा और प्रशिक्षण को आधार प्रदान करते हैं। इसके बाद फिर अगला है जो प्रबंधकीय सिद्धांत होते हैं, तो प्रबंधकीय सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं और यह सत्य है। फिर इसके बाद में अगला आता है इसमें शास्त्रीय विचारधारा के अनुसार सैद्धांतिक अनुसंधान के द्वारा प्रबंधकीय कला कौशल में गुणात्मक सुधार किया जा सकता है। तो ये इसके शास्त्रीय विचारधारा के तत्व हैं जो आपको याद रखना फ्रेंड। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय विचारधारा के तत्व कौन कौन से हैं, तो ये शास्त्रीय विचारधारा के तत्व आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद फिर देखिए कि विलियम जी स्कॉट के अनुसार, तो विलियम जी स्कॉट ने कहा है कि शास्त्रीय संगठनात्मक विचारधारा श्रम विभाजन, स्केलर और कार्यात्मक प्रक्रिया, संरचना तथा नियंत्रण की सीमा, इन चारों स्तंभों के इर्द गिर्द विकसित हुई है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है जिसको कहते हैं स्केलर। तो स्केलर यहाँ पर पद सोपान को कहा जाता है, तो ये आपको याद रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद देखिए मूने और रेले। तो मूने रेले ये भी लोक प्रशासन के प्रसिद्ध विद्वान हैं। तो इन्होंने कहा है कि संगठनात्मक विचारधारा के इन चार स्तंभों में, तो चार स्तंभ कौन कौन से हैं? तो श्रम विभाजन को सर्वाधिक मजबूत स्तंभ या आधार माना जाता है। तो पिछले हमने इसमें बताया आपको कि स्कॉट ने जो बताया है उसके बारे में आपको याद रखना है। तो स्कॉट ने जो सिद्धांत दिया है उसके बारे में ये कहते हैं मूने रेले कि इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? तो इन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है श्रम विभाजन को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में अगला है कि उपयुक्त तत्वों के साथ विकसित हुए शास्त्रीय प्रबंधकीय विचारधारा के अध्ययन या विचारधारा को अध्ययन की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो उपयुक्त तत्व हमने बताए हैं, तो उपयुक्त तत्व के साथ विकसित हुए जो शास्त्रीय प्रबंधकीय विचारधारा है, तो इसको अध्ययन की दृष्टि से दो भाग में बांटा है। तो ये दो भाग कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला भाग इसका होता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया शाखा। इसका पहला भाग क्या है? तो पहला भाग इसका प्रशासनिक प्रक्रिया शाखा, मतलब प्रशासन किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा ये इसमें लिखा होता है। दूसरा होता है संरचनात्मक विचारधारा, मतलब जो भी संगठन होगा तो उसकी संरचना किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये दो वर्गों में इसको बांटा गया है जो आपको ध्यान रखना है। अब जिस शास्त्रीय विचारधारा या शास्त्रीय सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो आपको याद रखना होगा। तो इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता देखिए कि यह विशिष्टीकरण पर आधारित होता है, मतलब इसमें कामों का बंटवारा होता है। तो इसमें सारे काम एक ही व्यक्ति नहीं करता है। ठीक है, जो व्यक्ति जिस काम को अच्छे से कर सकता है उसको वही कार्य दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हर व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है, कार्यों का बंटवारा किया जाता है, जिससे ये सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य के विशेषज्ञ हो जाते हैं। इसके बाद फिर इसमें वर्गीकरण किया जाता है। फिर इसके बाद में तर्क संगति पर आधारित होता है यह। फिर इसके बाद में अवैयक्तिकता या इसी को निर्वैयक्तिकता कहा जाता है, मतलब स्वार्थ रहित होकर इसमें कार्य करते हैं हमारे कार्मिक लोग। इसके बाद फिर इसमें पद सोपान जैसी व्यवस्था पाई जाती है। फिर इसके बाद में इसमें कुशलता। ठीक है, तो ये इसकी विशेषताएं होती हैं। और जो परंपरावादी सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे ज्यादा बल या सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? तो सबसे ज्यादा जोर इसमें श्रम विभाजन पर दिया गया है।
तो श्रम विभाजन क्लासिकी सिद्धांत की केंद्रीय विशेषता होती है। तो ये आपको याद रखना होगा। तो 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए कि जो क्लासिकी सिद्धांत है या परंपरावादी सिद्धांत है या शास्त्रीय सिद्धांत है, इसकी केंद्रीय विशेषता क्या है। तो इसकी केंद्रीय विशेषता आपको याद रखना होगा श्रम विभाजन। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है इसमें टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन। तो जिस प्रकार से टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन दिया है, तो उसी प्रकार से जो क्लासिकी सिद्धांत है या परंपरावादी सिद्धांत है, इसमें भी कुछ विद्वानों का योगदान रहा है। तो देखिए इसमें टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन संगठन के कारखाना स्तर की कुशलता पर ध्यान केंद्रित करता है। आ रहा समझ में? जो टेलर ने सिद्धांत दिया था, जो वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से जाना गया था, तो इसमें टेलर ने क्या बताया था, तो इसमें कारखाने के बारे में उसने संपूर्ण जानकारी व्यक्त की थी। तो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन संगठन के कारखाना स्तर की कुशलता पर ध्यान केंद्रित करता है, और ठीक उसी के विपरीत जो क्लासिकी सिद्धांत होता है या परंपरावादी सिद्धांत होता है, यह संगठन की एक विस्तृत समझ है जिसका उद्देश्य या जिसका सरोकार औपचारिक संगठन संरचना के साथ ही प्रशासन या प्रबंधन की विधि से होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में अगला आ जाता है हिक्स व गुलेट। तो हिक्स और गुलेट क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि संगठन का क्लासिकी सिद्धांत व्यवस्था, तर्क संगतता, संरचना और विशिष्टीकरण पर जोर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों विद्वान कह रहे हैं, हिक्स और गुलेट, ये दोनों कह रहे हैं कि संगठन का क्लासिकी सिद्धांत किस पर ध्यान देता है, किस पर जोर देता है, तो बोले कि व्यवस्था पर और तर्क पर आधारित या तर्क संगतता, संरचना और विशिष्टीकरण या विशेषज्ञता पर जोर देता है। इसके अतिरिक्त यह कर्मचारियों के आर्थिक मनुष्य उपागम को सामान्य तौर पर स्वीकार करता है, जिसके अनुसार कोई कर्मचारी सिर्फ आर्थिक प्रोत्साहन से प्रेरित होता है। तो ये इन दोनों विद्वानों ने कहा है इस शास्त्रीय विचारधारा या परंपरागत विचारधारा के बारे में। इसके बाद फिर आगे देखिए इसमें मोहित भट्टाचार्य। तो मोहित भट्टाचार्य इस परंपरावादी विचारधारा के बारे में क्या कहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि यह प्रत्यक्षवाद और सार्वभौमिकता का दावा है। ठीक है, प्रशासन एक विज्ञान है और इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, ये इन्होंने कहा है। तो मोहित भट्टाचार्य कहते हैं कि जो प्रशासन या प्रबंधन है या प्रशासन, तो प्रशासन क्या है, एक विज्ञान है और इसके सिद्धांत सर्वमान्य होते हैं, सभी जगह एक समान रूप से लागू होते हैं। कोई सा भी देश हो, इसके सिद्धांत हर जगह लागू होते हैं। ये इन्होंने कहा है प्रशासन के बारे में या प्रबंधन के बारे में। इसके बाद फिर लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक ने एक रचना थी जिसका नाम है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें संगठन के परंपरावादी सिद्धांत या क्लासिकी सिद्धांत का सार प्रस्तुत किया है। तो यहाँ सबसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लूथर गुलिक की या फिर लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक दोनों की वह कौन सी एक रचना है जिसमें परंपरावादी सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत या क्लासिकी सिद्धांत का सार उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये नाम आपको याद रखना होगा। और इन्होंने कहा कि यह इस शोध पत्र की सामान्य स्थापना है या प्रस्थापना है, और ये ऐसे सिद्धांत हैं जो किसी भी किस्म के मानव संगठन या मानव संघ की व्यवस्था को चलाते हैं, और उपक्रम का उद्देश्य इसमें शामिल, ठीक है, तो इसमें शामिल कर्मचारी वर्ग, इसकी रचना में निहित संवैधानिक, राजनीतिक या सामाजिक सिद्धांत कुछ भी हो, इन सिद्धांतों का तकनीकी सवालों के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। ये इन्होंने कहा है गुलिक, लूथर गुलिक और लिंडल उर्बिक ने। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए फ्रेंड, इसमें शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचना है। तो शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचनाएं कौन कौन सी है, तो पहली आलोचना का पॉइंट देखिए इसमें कि यह या कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह सिद्धांत प्रबंध की ओर जो अधिक झुका हुआ है, ये कुछ विद्वानों का मानना है। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट यह है कि यह उपागम क्या होना चाहिए पर बल देता है, न कि क्या है पर। इसके बाद फिर ऐसे ही अगला पॉइंट इसमें आलोचना का आता है, तो मार्च एवं साइमन, तो ये 2 लोक प्रशासन के विद्वान हैं।
इन्होंने अपनी पुस्तक ऑर्गेनाइजेशन में यह स्पष्ट किया है कि यांत्रिक विचारधारा मतलब शास्त्रीय विचारधारा में अभिप्रेरणा तत्वों की कमी थी। मतलब जो भी श्रमिक वर्ग था, जो कार्मिक वर्ग था, उसको अभिप्रेरित करने जैसे तत्वों का इसमें समावेश नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि यह विचारधारा संगठन के मानवीय आयाम की उपेक्षा करती है। ठीक है, मतलब मानव को या मानव व्यवहार को बढ़ावा नहीं देती यह विचारधारा, इन विद्वानों का यह मानना है। इसके बाद फिर अगला है आलोचना का पॉइंट कि यह एक संकुचित दृष्टिकोण है जो संगठन और व्यक्ति को पृथक दृष्टि से देखता है। मतलब ये जो शास्त्रीय विचारधारा है तो यह संगठन और व्यक्ति को दोनों को अलग अलग नजरिए से देखता है, इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि यह उपागम या यह दृष्टिकोण संरचना और औपचारिकता पर बहुत अधिक बल देता है। अगर औपचारिकता पर बल दिया जाएगा तो फिर जो संगठन में जितने भी कार्मिक हैं उनके बीच में सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं हो पाएगा, और जब सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं होगा तो सहयोग भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि यह संगठन को बंद इकाई या व्यवस्था मानता है, जबकि संगठन बाहरी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उससे प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला है कि इस उपागम में केवल आर्थिक प्रोत्साहनों को महत्व दिया गया है, जबकि अनार्थिक प्रोत्साहन भी संगठन की कार्यकुशलता में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचनाएं हैं जो आपको याद रखना है। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय सिद्धांत की आलोचनाएं कौन कौन सी है, तो ये आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद देखिए शास्त्रीय सिद्धांत या यांत्रिक सिद्धांत का महत्व क्या है। तो इसका महत्व का पहला पॉइंट यह है कि क्लासिकी विचारक ने मतलब परंपरावादी या फिर यांत्रिक सिद्धांत के विचारकों ने कुछ विशेष प्रबंधन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जिसमें लोक प्रशासन अकुशल था, जैसे रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग, बजट बनाना आदि। इसके बाद फिर अगला आता है कि क्लासिकी चिंतकों ने पहली बार यह विचार व्यक्त किया कि प्रशासन स्वयं एक अलग गतिविधि है जिस पर बौद्धिक जांच भी होनी चाहिए। फिर इसके बाद में अगला पॉइंट आता है क्लासिकी चिंतकों ने प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में विकसित किया है और वुडरो विल्सन द्वारा प्रशासन के सिद्धांतों को कहावतें कहने का प्रति उत्तर इस सिद्धांत द्वारा भी दिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि औद्योगिक संगठनों में उत्पादन को तर्क संगत बनाने एवं प्रोत्साहित करने में क्लासिकी सिद्धांत या फिर परंपरावादी सिद्धांत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है इसका महत्व बताइए, या यांत्रिक सिद्धांत या परंपरावादी सिद्धांत या संरचनावादी सिद्धांत। ठीक है, तो बहुत सारे इसके नाम मैंने आपको बताए थे जो आपको याद रखना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय विचारधारा या शास्त्रीय सिद्धांत या शास्त्रीय दृष्टिकोण या शास्त्रीय उपागम का महत्व क्या है, तो ये महत्व आपको लिखने होंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हमने जो बताया है तो इस शास्त्रीय विचारधारा के बारे में हमने आपको बताया था। तो 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 11 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 नंबर में भी आपसे शास्त्रीय विचारधारा के संबंध में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन पूछें वैसा आपको आंसर लिखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें परंपरावादी विचारधारा या शास्त्रीय सिद्धांत में प्रमुख स्थान है हेनरी फेयोल का। तो इसमें सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम हेनरी फेयोल को। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो चित्र देख रहे हैं ये है हेनरी फेयोल का। ठीक है, तो हेनरी फेयोल प्रशासनिक प्रक्रिया शाखा के जनक माने जाते हैं या प्रशासनिक प्रक्रिया शाखा का जनक इन्हें कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रशासनिक प्रक्रिया शाखा का जनक कौन है, तो ये है हेनरी फेयोल। अब देखिए इसमें आगे तो हेनरी फेयोल के बारे में, तो इनका पहले जीवन परिचय देखिए, फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पहले देखिए इनका हेनरी फेयोल का जन्म। तो हेनरी फेयोल का जन्म कब होता है, तो 1841 ईस्वी में फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। इसके बाद फिर जो हेनरी फेयोल थे तो एक मध्यम परिवार के रहने वाले व्यक्ति थे और 19 वर्ष की आयु में 1860 ईस्वी में, कब, 1860 में, ठीक है, तो 1860 ईस्वी में एक इंजीनियर के रूप में, अभियंता मतलब इंजीनियर,
तो इंजीनियर के रूप में एक खनन कंपनी जिसका नाम था SA कमेंट्री, ठीक है, फॉर्च्यूनर वॉल्ट, तो फॉर्च्यूनर वॉल्ट ये कंपनी का नाम है। SA कमेंट्री फॉर्च्यूनर वॉल्ट में इन्होंने काम करना शुरू किया था और 1888 ईस्वी में फेयोल इसी कंपनी के प्रबंध निर्देशक बन जाते हैं और 1918 ईस्वी में इसी पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फिर प्रशासनिक प्रबंधन के क्षेत्र में हेनरी फेयोल का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इसलिए इन्हें प्रशासनिक प्रक्रिया शाखा का जनक कहा जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। अब इसके बाद में इनकी मृत्यु कब होती है हेनरी फेयोल की, तो इनकी मृत्यु होती है दिसंबर 1925 ईस्वी में। तो दिसंबर 1925 में इनकी मृत्यु हो जाती है हेनरी फेयोल की। इसके बाद फिर जब इनकी मृत्यु नहीं हुई थी तो मृत्यु के पहले वे एक कंपनी के निर्देशक के रूप में भी कार्य करते रहे थे। सेवानिवृत्ति के बाद उनका अधिकांश समय प्रशासन के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार में ही लगा रहा था। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अब देखिए फ्रेंड, इसमें हेनरी फेयोल के द्वारा एक संस्थान की स्थापना भी की गई थी। तो वह संगठन कौन सा था, तो उसका नाम आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज, जिसको कमिट नेशनल DL ऑर्गेनाइजेशन फ्रांसिस, ये इसको कहा जाता है। तो इसकी स्थापना इन्होंने की थी और लोक प्रशासन संबंधी अपने विचारों का इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया था हेनरी फेयोल ने। फिर इसके बाद में 1921 ईस्वी में फेयोल को धातु कर्म के क्षेत्र में शोध के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यह इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनरी फेयोल को नोबेल पुरस्कार किस कारण से दिया गया था। तो धातु कर्म के क्षेत्र में शोध के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था और कब, तो 1921 में। फिर इसके बाद में फेयोल की कुछ रचनाएं हैं जो आपको याद रखना है। तो रचनाओं में पहला इनका एक पत्र याद रखिएगा जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। 1908 में यह प्रस्तुत किया जाता है, या सोसाइटी DL इंडस्ट्रीज मिनरल के जुबली कांग्रेस में इसे प्रस्तुत किया गया था। तो इस समय यह प्रकाशित होता है, 1908 की बात है, जो आपको याद रखना होगा। फिर इसके बाद में अगला है, तो अगली रचना इनकी देखिए जनरल एंड इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट, यह 1916 में प्रकाशित होती है रचना इनकी। और 1916 में ध्यान रखिएगा, तो 1916 में यह फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुई थी और सन 1929 में इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनरी फेयोल की वह कौन सी रचना है जो 1916 में फ्रेंच भाषा में तथा 1929 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो ये आपको याद रखना होगा। अब देखिए फ्रेंड, इसमें इनकी अगली रचना आती है कि सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन, ठीक है। तो सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यह 4 भागों में प्रकाशित की जाती है। इसके 4 भाग में क्या क्या लिखा है, तो देखिए इसमें तो पहला भाग इसका है जिसमें लिखा है कि प्रबंधन के शिक्षण की संभावनाओं और आवश्यकताएं, ठीक है, ये इस पर लिखा हुआ है। और जो दूसरा भाग है जिसमें लिखा है कि प्रबंधन के तत्व और उसके सिद्धांत, ये लिखा है भाग 2 में। इसके बाद फिर भाग 3, इसमें क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है कि उनके स्वयं के व्यक्तिगत अवलोकन और अनुभव, इससे संबंधित था भाग 2। फिर इसके बाद में भाग 3, यह किससे संबंधित था, तो यह प्रथम विश्व युद्ध की घटनाओं से संबंधित था। तो यह रचना जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, यह 4 भागों में डिवाइडेड थी और 4 भाग में क्या क्या लिखा है, तो ये हमने आपको बताया है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनरी फेयोल की वह कौन सी एक रचना है जिसे 4 भागों में बांटा गया था, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हेनरी फेयोल की सामान्य और औद्योगिक प्रबंधन रचना में भाग 1 में क्या लिखा है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अगली रचना का नाम होता है कि द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट। यह एक प्रपत्र था जो 1923 ईस्वी में ब्रुसेल्स के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें हेनरी फेयोल के अन्य लेख।
तो अन्य लेख कौन कौन से होते हैं? तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस 1917 में, तो 1917 में यह लेख प्रकाशित हुआ था। फिर इसके बाद में अगला लेख इनका आता है कि द रिफॉर्म ऑफ द पब्लिक सर्विस 1918 में प्रकाशित हुआ था। फिर इसके बाद में अगला है द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट 1919 में पब्लिश हुआ। फिर इसके बाद में अगला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ द पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स 1921 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो ये इतने इनके लेख हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको ये इंग्लिश में लिख कर दिखाया है जिससे आप इसको आसानी से जल्दी से समझें। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे इंग्लिश में नहीं लिखना है। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो ये रचनाओं को आपको हिंदी में लिखना होगा। हिंदी में कैसे? तो जैसे ये द इंडस्ट्रियल, ठीक है, द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द स्टेट लिखा है तो आपको अपने हिंदी शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसके बाद फिर आगे देखिए, तो फेयोल प्रशासन को एक प्रक्रिया मानते हैं और उनके अनुसार संगठन के सभी स्तरों पर प्रशासन युक्त होना चाहिए। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रशासन और प्रक्रिया को एक किसने माना है? तो ये फेयोल ने माना है। ठीक है, इसके बाद फिर फेयोल के अनुसार प्रशासनिक संरचना एक शरीर निगम है। ठीक है, और उसने प्रशासनिक कार्यों की तुलना जंतुओं के तंत्रिका तंत्र से की है जो विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। मतलब पूरे शरीर में तंत्रिका तंत्र फैला हुआ होता है। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो प्रशासन होता है तो इसके विभिन्न कार्य होते हैं, ढेर सारे कार्य होते हैं। ठीक है, अलग अलग विभागों के द्वारा अलग अलग कार्य किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे, हेनरी फेयोल प्रशासन की सार्वभौमिकता का दावा करते हैं। मतलब इनका यह कहना था कि प्रशासन सर्वव्याप्त है, प्रशासन में सार्वभौमिकता होती है, प्रशासन सभी जगह एक समान रूप से पाया जाता है। ये हेनरी फेयोल ने कहा था। और उन्होंने लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई अंतर नहीं माना, क्योंकि उनकी नज़र में दोनों ही या दोनों की प्रशासन का उद्देश्य एक ही है, वह है उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि बताइए वह कौन सा विद्वान है जिन्होंने कहा था कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन इनमें कोई अंतर नहीं है, तो ये हेनरी फेयोल ने कहा था। ठीक है, और हेनरी फेयोल की नज़र में ये दोनों ही प्रशासन एक समान होते हैं, मतलब दोनों के उद्देश्य एक ही होते हैं। तो दोनों का उद्देश्य क्या है? उत्पादन में वृद्धि करना। इसके बाद फिर हेनरी फेयोल ने कहा है, या हेनरी फेयोल के अनुसार प्रशासन सरकार का केवल एक भाग है और यह सरकार के सभी संसाधनों के सर्वोत्तम इस्तेमाल को सुनिश्चित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और उन्होंने प्रशासन को प्रबंधन के साथ प्रयुक्त किया है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर सरकार और प्रशासन में अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने प्रशासन को प्रबंधन से जोड़ा तथा यह माना कि प्रशासन सभी मानव उपक्रमों के लिए सामान्य गतिविधि है। फिर इसके बाद फेयोल कहते हैं कि प्रशासन के लिए एक प्रशासनिक सिद्धांत तथा राज्य मामलों के लिए दूसरा प्रशासनिक सिद्धांत नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर अब आगे देखिए, इसमें हेनरी फेयोल का योगदान। तो हेनरी फेयोल ने प्रशासन में योगदान दिया है। तो देखिए इसमें कौन कौन से सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किए हैं। तो जिस प्रकार फ्रेडरिक विंसलो टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में दिया गया योगदान टेलरवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंध एवं प्रशासन के क्षेत्र में फेयोल के द्वारा दिया गया योगदान फेयोलवाद के नाम से जाना जाता है। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के क्षेत्र में टेलर का योगदान रहा था तो उसे टेलरवाद कहा गया। और ऐसे ही जब हेनरी फेयोल ने प्रशासन एवं प्रबंधन के क्षेत्र में कुछ सिद्धांत दिए हैं या इस क्षेत्र में इसका योगदान रहा है, तो इसलिए इन्हें फेयोलवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब हेनरी फेयोल के सिद्धांत फेयोलवाद के नाम से जाने जाते हैं। फिर इसके बाद में देखिए इसमें कि फेयोल की दृष्टि में प्रबंध तथा प्रशासन में कोई अंतर नहीं है और यहाँ प्रस्तुत विवरण में प्रबंध तथा प्रशासन को इन्होंने समानार्थी माना है, मतलब समान माना है। फिर इसके बाद में फेयोल का समस्त चिंतन औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर कोयला कंपनी, ठीक है,
तो औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करते हुए विकसित हुआ था, तथापि प्रशासन एवं प्रबंध की मूलभूत मान्यताएं एवं सिद्धांत समान हैं। ये इनका कहना है हेनरी फयोल का। अब इसके बाद में हेनरी फयोल के कुछ विचार हैं जो आपको याद रखना होगा। तो हेनरी फयोल के प्रमुख विचार कौन कौन से हैं? तो इसमें देखिए, पहला हो जाता है प्रशासन या प्रबंध की सार्वभौमिकता। ठीक है, तो प्रशासन या प्रबंध की सार्वभौमिकता, इसमें हेनरी फयोल किस प्रकार से अपने विचार व्यक्त करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर इसके बाद में दूसरा उनका था विचार औद्योगिक गतिविधियां। तो औद्योगिक गतिविधियों को इन्होंने कितने भाग में बांटा है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, 6 भागों में इन्होंने बांटा है। फिर इसके बाद में ऐसे इन्होंने प्रबंध के तत्व के बारे में बताया है, फिर ऐसे उन्होंने प्रबंध के सिद्धांत बताए हैं, फिर इसके बाद में प्रशासनिक प्रशिक्षण के बारे में इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो इन सबको मैं आपको 1 बाय 1 अब पूरा पढ़ाता हूं। तो देखिए, इसमें पहला सिद्धांत यहाँ पर पहला विचार देखिए इनका, प्रशासन या प्रबंध की सार्वभौमिकता। इंग्लिश में से कहा जाता है यूनिवर्सलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट। ठीक है, तो हेनरी फयोल ने प्रशासन तथा प्रबंध में कोई अंतर नहीं माना है, ये मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं। उन्होंने संगठन के सर्वोच्च या शीर्ष स्तर के लिए उच्च प्रबंध के बजाय प्रशासन शब्द का प्रयोग किया है। और फयोल का ध्यान रखना फ्रेंड इसमें, तो फयोल का व्यवसाय, उद्योग, सेना, सरकार, शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, धर्म, युद्ध या समाज सेवा आदि किसी भी क्षेत्र में इनके सिद्धांत को प्रयुक्त किया जाता है या प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः फयोल का यह विचार था कि प्रशासन या प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं, मतलब प्रशासन के सिद्धांत या प्रबंध के सिद्धांत ये सभी जगह एक समान होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब होता है, इंग्लिश में यूनिवर्सल कहते हैं, और उसका अर्थ होता है कि सभी जगह एक समान रूप से व्याप्त। तो जो प्रशासन के सिद्धांत होते हैं ये समान रूप से व्याप्त होते हैं सभी जगह। ठीक है, और फयोल की दृष्टि में निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन इनमें कोई अंतर नहीं है, ये ऐसा मानते हैं हेनरी फयोल। तो आपसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा विद्वान है जो निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में कोई अंतर नहीं मानता, ये है हेनरी फयोल। इसके बाद फयोल कहते हैं कि मैंने जो अर्थ प्रशासन शब्द का दिया है और जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, उससे प्रशासन द्वारा की जाने वाली सेवाओं का क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। इसमें न केवल सार्वजनिक सेवाएं हैं बल्कि प्रत्येक आकार, प्रकार और उद्देश्यों को पूरा करने वाले सभी प्रकार के उपक्रम इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये इन्होंने कहा है हेनरी फयोल ने, जो आपको याद रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है दूसरा विचार इनका, औद्योगिक गतिविधियां। तो जो औद्योगिक गतिविधियां होती हैं इनको हेनरी फयोल ने 6 वर्गों में बांटा है। तो ये 6 वर्ग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, इसमें पहला वर्ग हो जाता है तकनीकी गतिविधियां। ठीक है, अब तकनीकी गतिविधियों में इन्होंने किस किस को शामिल किया है या इसमें इनके विचार क्या है? तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेनरी फयोल ने औद्योगिक गतिविधियों को कितने वर्गों में बांटा है। तो पहले तो आपको याद रखना होगा 6 में। ठीक है, अगर 3 नंबर में पूछ रहा है तो इन 6 को आपको नाम लिखना होगा। अगर 5 नंबर में पूछा जा रहा है कि हेनरी फयोल की औद्योगिक गतिविधियां लिखिए, तो इनका आपको फिर वर्णन करना होगा। तो इसमें देखिए, पहली गतिविधि का नाम है तकनीकी गतिविधियां। इसके अंतर्गत हेनरी फयोल ने कहा है कि इसमें उत्पादन, निर्माण तथा अनुकूलता को इस क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए फयोल ने यह कहा है, यह स्वीकार किया है कि ये गतिविधियां उद्यम या किसी भी उद्योग या किसी भी कंपनी या किसी भी संगठन की प्रगति और उसके लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक सहायक सिद्ध होती हैं। इसके बाद फिर दूसरी गतिविधि इन्होंने बताई है वाणिज्यिक गतिविधियां। इसके अंतर्गत फयोल ने कहा है कि क्रय विक्रय तथा विनिमय से संबंधित क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। और हेनरी फयोल के अनुसार कुशल उत्पादन के साथ साथ बाजार में ठेके, ज्ञान, प्रतिस्पर्धा, कीमत तथा निर्णय के क्रम में डटे रहने के लिए कुशाग्र बुद्धि का होना भी जरूरी होता है। फिर इसके बाद में अगला आता है वित्तीय गतिविधियां। तो इसके अंतर्गत फयोल ने कहा है कि पूंजी की प्राप्ति तथा उसके श्रेष्ठतम उपयोग से संबंधित गतिविधियों को फयोल ने वित्तीय गतिविधियों की श्रेणी में रखा है। इसके बाद फिर संयंत्र, कच्ची सामग्री, मशीनें, इसके बाद कार्मिक तथा विस्तार
हेतु पूंजी की आवश्यकता होती है। पूंजी के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। अगर मशीन खरीदना है तो पूंजी की आवश्यकता है। कार्मिकों को और विस्तृत करना अर्थात कार्मिकों की संख्या को बढ़ावा देना है तो पूंजी चाहिए, या फिर कोई नई सामग्री खरीदना है तो पैसे चाहिए, कच्ची सामग्री खरीदना है तो पैसे चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने कहा इसे वित्तीय गतिविधियां। इसके बाद फिर अगले जाती सुरक्षा गतिविधियां। तो हेनरी फ्यूल कहते हैं कि उपक्रम के कार्मिकों तथा संपत्ति की सुरक्षा भी एक जरूरी गतिविधि है। चोरी, बाढ़, आग, हड़ताल और तोड़फोड़ से बचाव के लिए समय रहते व्यवस्था की जानी चाहिए और जो भी संपत्ति उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। इसके बाद फिर अगला है लेखांकन गतिविधियां। तो फेयोल ने हिसाब किताब रखने, बैलेंस शीट बनाने, लागत तथा सांख्यिकी से संबंधित विवरण रखने की क्रियाएं लेखांकन गतिविधि की श्रेणी में रखी है या उन्होंने इसको शामिल किया है। और एक कुशल लेखांकन व्यवस्था से ही संगठन की वित्तीय स्थिति का आभास होता है, ये इन्होंने कहा है हेनरी फ्यूल ने। इसके बाद फिर अगली गतिविधियां आती है प्रबंधकीय गतिविधियां। तो इसमें इन्होंने कहा है कि योजना बनाने, संगठित करने, आदेश देने, समन्वय तथा नियंत्रण करने की गतिविधियों को फेयोल ने प्रबंधकीय गतिविधि में शामिल किया है। और फेयोल कहते हैं कि प्रबंध एक कार्य है, एक गतिविधि है तथा एक अर्जित प्रतिभा है। ये हेनरी फ्यूल ने कहा है इन प्रबंधकीय गतिविधियों के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हेनरी फ्यूल के द्वारा जो गतिविधियां बताई गई है 6 प्रकार की, या उन्होंने 6 वर्गों में बांटा था, तो ये यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इसमें आपसे 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और 5 नंबर का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसा आपसे क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। इसका जो बचा हुआ पार्ट है यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।